हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सीरीज़ में जिसमें हम लोग पॉलिटी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और ये किसी भी वन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग कुछ बेसिक्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग पार्लियामेंट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में जो गवर्नमेंट का फॉर्म है वो है फेडरल। फेडरल का मीनिंग क्या होता है? दो पैरेलल गवर्नमेंट होगी, एक सेंटर में और दूसरा स्टेट में, ठीक है। और दोनों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होगा, दोनों के काम को बांट दिया जाएगा और वो दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम करेगी। और ये जो काम बांटा जाता है वो लिस्ट के थ्रू बांटा जाता है। तो टोटल दो लिस्ट होते हैं और एक और लिस्ट होता है जिसको हम लोग कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, जिसमें दोनों सेंटर और स्टेट दोनों मिलके उस पर काम कर सकती है। तो सेंटर के लिए जो लिस्ट होता है उसको हम लोग यूनियन लिस्ट बोलते हैं और स्टेट के लिए जो लिस्ट होता है उसको हम लोग स्टेट लिस्ट बोलते हैं। तो सेंटर के अधीन कौन सा कार्य होगा? जैसे इंटरनेशनल रिलेशन हो गया या फिर स्पेस हो गया, आर्मी, एटीसी, ये सभी सेंटर के अधीन है। उसके बाद स्टेट के अधीन क्या क्या है? पुलिसिंग हो गया, लैंड हो गया, ये सब स्टेट के अधीन है। और जो मैंने बताया कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है? एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, और इस पे दोनों सेंटर और स्टेट दोनों मिलके लॉ बना सकते हैं। अब जैसे हम लोगों ने देखा कि हमारा जो गवर्नमेंट का फॉर्म है वो है फेडरल। तो फेडरल में क्या होगा? जैसा सिस्टम सेंटर में फॉलो करेगा वही सिस्टम स्टेट में भी फॉलो करेगा। तो सेंटर में क्या होता है? पार्लियामेंट होता है। तो वैसे ही स्टेट में क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेचर होता है। जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट होते हैं, पार्लियामेंट के पार्ट्स कौन कौन से हैं? प्रेसिडेंट है, राज्यसभा है और लोकसभा है। वैसे ही स्टेट में क्या होगा? प्रेसिडेंट की जगह पे गवर्नर आ जाएंगे और यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्यसभा और लोकसभा की जगह पे हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं गवर्नेंस। जो गवर्नेंस की जाती है वो कैसे कैसे की जाती है? तो गवर्नेंस के तीन पार्ट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इनेक्ट करना और जुडिशियरी का काम होता है जस्टिस प्रोवाइड करना। एग्जीक्यूटिव दो टाइप की हो सकती है, एक होता है परमानेंट और दूसरा होता है टेम्पररी। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन हो जाएंगे? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो जाएगा। और टेम्पररी में कौन सा हो जाएगा? जो भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट इलेक्शन जीत के आ रही है वो गवर्नमेंट बनाएगी और इसको हम लोग टेम्पररी बोलते हैं क्योंकि ये 5 ही साल के लिए वैलिड होती है। आगे हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट। हमारा फर्स्ट चैप्टर पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के बारे में आर्टिकल 79 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। और पार्लियामेंट के तीन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा? तो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ पीपल। और राज्यसभा को क्या बोला जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट। चूँकि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट की कोई हाउस नहीं है, लेकिन तभी भी उनको पार्लियामेंट का सिर्फ दो ही हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा, लेकिन प्रेसिडेंट को इंटीग्रल पार्ट बोला जाता है पार्लियामेंट का। क्योंकि अगर कोई भी लॉ पास हो रहा है, कोई भी लॉ जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं कर देते हैं तब तक बिल ही बना रहता है, वो लॉ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट बोला गया है। नेक्स्ट हम लोग राज्यसभा और लोकसभा को अब डिटेल में देखते हैं। राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया है, लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में बताया गया है। जो भी यहाँ ब्रैकेट में नंबर लिखा हुआ है वो उससे रिलेटेड आर्टिकल्स ही हैं उसका। अब ये जो राज्यसभा और लोकसभा है, दो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, ये जो सिस्टम है इसको बाइकैमरल लेजिस्लेचर बोला जाता है। और ये जो सिस्टम है बाइकैमरल लेजिस्लेचर का, वो हम लोगों ने इंग्लैंड से लिया हुआ है, ब्रिटेन से। तो इसको हम लोग देख लेते हैं इंग्लैंड में क्या बोला जाता है। तो इंग्लैंड में इसको हाउस ऑफ लॉर्ड बोला जाता है राज्यसभा को, और लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन बोला जाता है। राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है। राज्यसभा को परमानेंट हाउस बोला जाता है, यानी कि इसको कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसका टर्म ऑफ हाउस कितना होता है? नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। वहीं लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है, इसीलिए इसको टेम्पररी हाउस बोला जाता है। इसका टर्म ऑफ हाउस 5 साल का होता है। राज्यसभा में मेंबर का टर्म 6 साल का होता है और लोकसभा में मेंबर का टर्म 5 साल का होता है। राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो प्रत्येक 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। अगर टोटल राज्यसभा में सीट 300 है तो 100 मेंबर, 1/3 कितना हो गया? 300 का 100 मेंबर हर 2 साल पर रिटायर होंगे और उन सीट पे फिर से इलेक्शन होगा। लोकसभा में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं वो 530 + 20 + 2 होता है। 530 क्या होगा? स्टेट से इलेक्ट होके आएगा और 20 यूनियन टेरेटरी से, और 2 जो होगा तो एंग्लो इंडियन होगा
और ये जो एंग्लो इंडियन है, इसको सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट कर सकते हैं, और ये आर्टिकल 331 में बताया गया है इसके बारे में। और वैसे ही आर्टिकल 333 में बताया गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में मेंबर बनने के लिए। अब हम लोग राज्यसभा में सीट्स देखते हैं, तो टोटल सीट्स राज्यसभा में 238 + 12 है। प्रेजेंट में कितना सीट्स है, तो 233 + 12 है, यानी कि 245 टोटल सीट्स है प्रेजेंट में। और आर्टिकल ये जो 238 है वो इलेक्ट होके आते हैं, और 12 जो हैं सो नॉमिनेटेड होते हैं। और इनको नॉमिनेट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। और इसके बारे में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे, इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 80 के सब क्लॉज 4 में बताया गया है। मिनिमम एज लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर बनने के लिए कितना चाहिए, 25 ईयर्स। वैसे ही मिनिमम एज राज्यसभा या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर बनने के लिए कितना चाहिए, 30 ईयर्स। और मिनिमम एज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर बनने के लिए 35 ईयर्स चाहिए। और विलेज इलेक्शन में मुखिया बनने के लिए मिनिमम एज 21 ईयर चाहिए होता है। अब हम लोग देख लेते हैं राइट्स ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट सेंटर में होता है, तो सेंटर का क्या क्या है, यूनियन लिस्ट पे सेंटर लॉ बना सकता है। और दूसरा कंकरेंट लिस्ट पे सेंटर स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। तो सेंटर यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पे कौन लॉ बनाएगा, तो पार्लियामेंट। अब कुछ इनके बेसिक राइट्स हम लोग देख लेते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये आर्टिकल 368 में बताया गया है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने की बात हो रही है, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों को इक्वल राइट्स दी गई है। यानी कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, तो उसको राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से पास होना उतना ही ज़रूरी है। और ऑर्डिनरी बिल के केस में, ऑर्डिनरी बिल आर्टिकल 111 में बताया गया है, और इस बिल के केस में अगर कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों हाउस में, राज्यसभा और लोकसभा में कॉन्ट्राडिक्शन है, तो प्रेसिडेंट एक जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन बैठा सकते हैं, ताकि वो कॉन्ट्राडिक्शन को रिजॉल्व किया जा सके। और इस सेशन को हेड कौन करेगा, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा इसको हेड करते हैं। और इसके बारे में कि प्रेसिडेंट जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन में बुला सकते हैं, इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 108 में बताया गया है। और ये जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन सिर्फ 3 ही बार बुलाया गया है अभी तक। स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा के भी कुछ स्पेशल पावर है, उसको हम लोग देख लेते हैं। मनी बिल के केस में लोकसभा को स्पेशल पावर प्रोवाइड की गई है, और इसको आर्टिकल 110 में बताया गया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग बजट भी बोलते हैं, वो आर्टिकल 112 में है। अप्रोप्रिएट बिल आर्टिकल 114, फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117, डायरेक्ट कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, कॉन्फिडेंस एंड नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, इन सभी क्षेत्रों में लोकसभा को स्पेशल पावर दी गई है। और जो बजट शब्द है, इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे उपयोग नहीं किया गया है, सिर्फ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़ किया गया है, और इसी को हम लोग बजट बोलते हैं। पावर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा का तो हम लोग ने पावर देख लिया, अब हम लोग राज्यसभा का पावर देखते हैं। राज्यसभा 3 स्पेशल पावर दिए गए हैं राज्यसभा को। फर्स्ट है, जो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का प्रपोजल होगा वो राज्यसभा में ही इनिशिएट किया जा सकता है, लेकिन वो दोनों हाउस से पास होना ज़रूरी है। और इसके बारे में आर्टिकल 67 में बताया गया है। आर्टिकल 249 में बताया गया है कि अगर राज्यसभा किसी भी स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट को अगर राज्यसभा पास कर देता है, इस पे लॉ सेंटर बना सकता है, तो वो उस स्टेट लिस्ट पे सेंटर लॉ बनाएगी। और थर्ड जो है स्पेशल पावर राज्यसभा का, वो है फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। कोई भी अगर नया ऑल इंडिया सर्विसेज बनेगा तो वो राज्यसभा के थ्रू ही बन सकता है। ऑल इंडिया सर्विसेज को किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 312 में बताया गया है। अभी कितने ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, तो 3 हैं, IAS, IPS और IFS। कुछ और कंडीशंस हैं जब स्टेट लिस्ट पे भी सेंटर लॉ बनाता है, तो वो कंडीशन क्या है, आर्टिकल 249 एक है जो अभी हम लोगों ने देखा राज्यसभा के स्पेशल पावर में। नेक्स्ट है आर्टिकल 250 में क्या होता है, अगर कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है, तब भी लॉ जो स्टेट लिस्ट है उस पर कौन लॉ बनाएगा, तो सेंटर बनाएगा। और नेशनल इमरजेंसी के बारे में आर्टिकल 352 में बताया गया है। आर्टिकल 252 इसमें क्या बताया गया है, अगर when legislative assembly of 2 or more than 2 states transfer their rights on any state list to center, then the laws on that list will be made by center। अगर 2 या 2 से अधिक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अपने किसी स्टेट लिस्ट के राइट को ट्रांसफ़र कर देती है सेंटर के पास, तो उस पर लॉ कौन बनाएगा, सेंटर बनाएगा।
नेक्स्ट जो आर्टिकल है जिसके तहत स्टेट लिस्ट पे भी सेंटर लॉ बना सकता है वो है आर्टिकल 253। अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करना है तो उस पर कौन लॉ बना सकता है? तो सेंटर, पार्लियामेंट। आशा करते हैं आपको इतना समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।